वेलकम टू द क्लास बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 देख चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, इतिहास का। ये क्लास 6 का वीडियो है। तो आप लोग पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कि इतिहास क्या होता है, उसके परिचय के बारे में जाने थे। चैप्टर 2 में भी शुरुआत में वही है कि परिचय है इतिहास का। इतिहास क्या होता है, तो अतीत से वर्तमान की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। यानी इतिहास एक विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो समय बीत चुका है उसी के बारे में पढ़ते हैं, कर चुके हैं डिस्कस। और उसमें पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अध्ययन का काल निर्धारण हम लोग करते हैं कि जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसको काल में बांट देते हैं, तो अपने पढ़ाई की सुविधा के लिए। तो उसका थोड़ा सा जिक्र इसमें भी है। तो देखिए, इतिहास के अध्ययन में आसानी के लिए इसे हम लोग कालखंडों में बांट देते हैं। सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं, बताए थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन जो है शुरू से लेकर के 750 ईस्वी तक होता है। मध्यकालीन 750 से 1750 ईस्वी तक होता है। और आधुनिक 1750 से वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है जो अभी जो समय चल रहा है तब तक के लिए आधुनिक काल हम निर्धारित किए हुए हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में ये सब चीज़ का चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और प्राचीन इतिहास को हम थोड़ा सा जान जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास क्या है? तो प्राचीन इतिहास जो है 750 ईस्वी से पहले का है। लेकिन 750 ईस्वी से पहले के भी काल को, जिसमें हमको कोई लिखित जानकारी नहीं मिलता है, उसको बोले थे कि पूर्व इतिहास, पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, या पूर्व इतिहास भी कहते हैं, ऐतिहासिक पूर्व घटनाएं भी कहते हैं। तो वही इसमें लिखा है कि इसके आरंभिक चरण को हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय का लिखित स्रोत या साक्ष्य नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, लिखित स्रोत नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, या फिर कुछ अगर रहा भी होगा जिस पर लिखा हो तो वो नष्ट हो गया होगा समय के साथ। ठीक है। लेकिन इस काल में महत्वपूर्ण घटना भी घटा है। इस काल में क्या हुआ, मनुष्य आग का खोज किया है, पहिया का खोज इसी काल में हुआ है। खेती एवं पशुपालन ये भी इसी काल में हुआ है। धीरे धीरे गांव, कस्बा, शहर और बड़े साम्राज्य बने और विघटित हुए। इस काल में ही हुए हैं सारे काम। यानी बड़े बड़े शहर भी बने और फिर से वो ख़त्म भी हो गए। तो ये हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन काल में, जो हम लोग क्लास 6 में पढ़ना है। तो इसका हम लोग आगे के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसी में आता है मौर्य वंश का जानकारी, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब इसी में आता है। उसके बाद है मध्यकालीन। मध्यकालीन क्या है, जब प्राचीन साम्राज्य विघटित हो गया था तो फिर से गांव धीरे धीरे बसने लगे, फिर से दो छोटे छोटे राजा शक्तिशाली होने लगे और फिर से बड़ा बड़ा साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसमें इस काल में खास करके मुस्लिमों शासकों का वर्चस्व रहा है हमारे देश में, जो विदेशी थे। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में। ठीक है। और आधुनिक इतिहास है, ये खास करके कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का इतिहास है, क्योंकि इस काल में लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था। तो उसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ता है कि अंग्रेज़ ने कैसे हम लोग का शोषण किया, कैसे उसके काल में अंग्रेजी शिक्षा आया, कैसे रेलवे आया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में। तो ज़्यादा डिटेल इसमें चर्चा करते नहीं, आगे चलते हैं। अब दूसरा बात है, प्रश्न उठना चाहिए कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो हम लोग इसको जानते हैं ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से। यानी कि हम लोग कहने का मतलब कि जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं ये कैसे पढ़ रहे हैं, तो ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से। स्रोत उसको बोलते हैं जहाँ से कोई चीज़ हमें प्राप्त होता है। जैसे सूरज से लाइट प्राप्त होता है तो लाइट का सोर्स क्या हो गया, सूरज हो गया। उसी तरह जहाँ से हमको इतिहास प्राप्त होता है उसी को ऐतिहासिक स्रोत बोल देंगे। ठीक है। तो मानव जाति के इतिहास को हम ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से जानते हैं, अभी बताए हैं जो निम्न है। तो कैसे जान सकते हैं, जैसे पत्थर ईंट का मकान हो सकता है, बर्तन हो सकता है, कोई औजार हो सकता है, कोई हथियार हो सकता है, सिक्का, आभूषण, मूर्ति, चित्र, कुछ भी हो सकता है जो लिखित नहीं है। ठीक है। तो जो वस्तु लिखित नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुरातत्व। जो पुरानी चीज़ें होता है जिसके सहायता से हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पुरातत्व। और जो व्यक्ति पुरातत्व का जानकारी रखता है, इसका स्टडी करता है, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है। तो ये भी जानकारी एक दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ हम लोग इतिहास जो है, यहाँ देखिए, अभिलेख के माध्यम से जानते हैं। अभिलेख होता है जैसे कोई बड़ा बड़ा पत्थर, पहले के समय में तो कागज़ वागज होता नहीं था, तो राजा लोग क्या करते थे, पत्थर पे या फिर कोई लोहा वहा का कोई स्तंभ बना दिए, पिलर बना दिए, उसको खुदवा देते थे छेनी हथौड़ी से। और जो भी उनको लिखवाना होता था उसको खुदवा के लिखाते थे, उसी को अभिलेख कहा जाता है। या फिर इतिहास हम लोग पुस्तक से ही प्राप्त करते हैं।
या फिर तारपत्र, ताम्रपत्र। अब पहले के समय में जब कागज़ नहीं था तो तारपत्र होता था, ताम्रपत्र होता था, भोजपत्र होता था। तार का पत्र मतलब तार का पत्ता जो होता है उसको बोलते हैं तारपत्र। और ताम्रपत्र मतलब तांबा का पतला पतला शीट की तरह बना देते थे, कागज़ की तरह, और उस पर ऐसे जिससे कि इसे दबा दबा के उस पर लिखा जाता था। ठीक है, तो उसको बोलते थे ताम्रपत्र। और भोजपत्र एक पेड़ का छाल होता है, उस पर लिखा जाता था, उसको बोलते हैं भोजपत्र। ठीक है, समझ गए। इतिहास का हम लोग कहाँ से जानकारी मिलता है, तो ये जो ऊपर दिया था यहीं से हम लोग को इतिहास का जानकारी मिलता है। किताब से मिलता है, अभिलेख से मिलता है, पत्थर सामान यानी पुरातत्व से मिलता है। ठीक है, और जो स्टार पॉइंट में मिलेगा वो समझिए इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। जैसे ये देखिए, पुराने समय में पुस्तक हाथ से लिखा जाता था, इसलिए इसे पांडुलिपि भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कोई, पांडुलिपि क्या होता है? तो पांडुलिपि हम उसे बोलते हैं जिसे हाथ से लिखा जाता है। यानी पुराने समय में जो पुस्तक, जैसे ताम्रपत्र हो गया, चाहे कोई भी किताब हो गया, या भोजपत्र पर कुछ लिखा मिल गया, तो पहले के समय तो मशीन तो होता नहीं था छापने के लिए, तो लोग जो है वो हाथ से ही लिखते थे। और जिस चीज़ को हाथ से लिखा जाता है उसे को हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। अगर आपको कुछ पांडुलिपि देखने का मन है तो आप जा सकते हैं पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में। यहाँ बहुत सारा पांडुलिपि जो है रखा हुआ है। इसमें मध्यकालीन इतिहास का ज़्यादातर पांडुलिपि रखा हुआ है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये देखिए, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान पर खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। यानी कि एक स्पूनर है, अंग्रेज है। ठीक है, तो ये जो पटना के पास खुदाई करवाया था, तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका महल मिला है, उसके महल का स्तंभ मिला है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो 80 पिलर से बना हुआ था, 80 स्तंभ से बना हुआ था। तो इसका अवशेष अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं कुम्हरार, पटना के पास में ही है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो सिक्कों से भी हम लोग को इतिहास का पता चलता है। जैसे सिक्का पे क्या होता है, एक तो उस पर ईयर लिखा होता है कि हाँ अच्छा इस ईयर का है, इस राजा का है। और जो राजा अपना मन का बात जनता है पहुंचाना चाहता है ना, तो लोग सिक्का के माध्यम से ही पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म को फैलाना चाह रहा हो तो सिक्के पर हिंदू भगवान देवी देवताओं का मूर्ति बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जानकारी हम लोग को सिक्का से भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब आया कि मतलब पुराना सामान कोई मिलता है तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि अच्छा इतना साल पुराना है? पुराना सामान तो कितना भी पुराना हो सकता है, कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? तो उसके लिए एक विधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन विधि, या इसको कार्बन 14 विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है समझ लेते हैं। तो सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ कार्बन 14 होता है। जब मनुष्य या पेड़ पौधा जीवित होता है तो इसे ग्रहण करता है और मरने के बाद इसे खोने लगता है। इसके अध्ययन से उस वस्तु का उम्र ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु है, ठीक है, जो जब जीवित होता है तो एक तत्व जिसको कार्बन 14 कहते हैं वो ग्रहण करता है। ठीक है, और जब मरता है तो उसको फिर वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है उसके शरीर से। तो जो नष्ट होने का दर होता है ना, उसी का अध्ययन करके, और जो भौतिक शास्त्री लोग होते हैं वो लोग बताते हैं कि इस चीज़ का उम्र कितना है, तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं और उसी के हिसाब से इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है तिथियों का मतलब। तो तिथियों का मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, या फिर इतना ईसा पूर्व, तो ये सब कैसे जानते हैं? तो 5000 साल 6000 साल पहले बोलने का मतलब होता है कि आज से, जैसे आज 2024 चल रहा है तो 2024 अगर हम बोलते हैं 5000 साल पहले, तो आज से पीछे की तरफ 5000 साल चलेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं पे ईसा पूर्व और ईसवी दिख जाता है कि 500 ईस्वी में, 1750 ईस्वी। अब पढ़े हैं कि यहाँ आधुनिक काल 1750 ईस्वी से शुरू होता है, तो ईस्वी हम क्यों लिखते हैं? या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो लगभग 323 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो ये सब हम लोग कैसे जानते हैं? तो इसका निर्धारण जो है हम लोग जिस कैलेंडर के माध्यम से करते हैं वो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ कैलेंडर। ठीक है, क्योंकि पहले जो भारत में था शकों का कैलेंडर चलता था, विक्रम संवत कैलेंडर चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों का कैलेंडर चलने लगा इंडिया में, और लगभग पूरे विश्व में इसी का कैलेंडर चलता है ज़्यादातर मात्रा में। इसमें क्या होता है कि जो ईसा मसीह, क्रिश्चियन लोगों के भगवान जो है ईसा मसीह, उनके जन्म के वर्ष को 0 मान लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसको मान लिया 0, और यहाँ से 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 शुरू करते हैं, और मान लीजिए अभी चल रहा है 2024, ये आ गए हम 2024 तक। यानी ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? आज से 2024 साल पहले, है कि नहीं?
2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो यहाँ से इधर जब जाएंगे 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्वी, या फिर इंग्लिश में इसको एडी भी बोलते हैं। एडी इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? तो एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। कहने का मतलब जो भगवान है ना, उनके जीवन का काल है ये, ठीक है। लेकिन अगर हमको इससे पहले का समय पता करना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईसा पूर्व का। ईसा पूर्व देखते होंगे बुक में, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीसी। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले, ठीक है। यानी आज से अगर 5000 साल पहले का बात हो तो 2000 साल तो यहाँ तक हो गया, और 3000 साल पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। यही है हमारा तिथि का मतलब। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा पॉइंट भौगोलिक पृष्ठभूमि। जैसे कि कोई भी जगह होता है तो उस जगह का इतिहास में भौगोलिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो कैसे कि कोई भी जो लोग होते हैं ना, उनका कपड़ा, उनका खाना पीना, उनका रहना सहना, वो सब भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर ही निर्धारित होता है। जैसे कोई पहाड़ में रहता है तो ठंडा कपड़ा पहनेगा क्योंकि पहाड़ ठंडा होता है। कोई रेगिस्तान में रहता है तो हल्का कपड़ा पहनेगा क्योंकि बहुत गर्मी होता है। कोई खेत, कोई वैसे जगह पे रहता है जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ है तो वो खेती करेगा। कोई ऐसे जगह पे रहता है सिर्फ जंगल है तो वो शिकार करेगा। कोई ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे समुद्र है किनारे में तो क्या करेगा? मछली पकड़ेगा। तो इस तरह से जो भौगोलिक पृष्ठभूमि होता है ना लोगों का, वो इतिहास में या फिर लोगों के समाज के निर्माण में, कल्चर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जो भारत है उसको हम लोग लगभग इतिहास में पढ़ने के लिए हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला है पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, और चौथा है गोदावरी कृष्णा कावेरी का क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारा भारत का नक्शा है, दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ। तो ये जो भारत का नक्शा है लगभग इस तरह का, तो ऊपर आप देखेंगे ना तो ऊपर सिर्फ पहाड़ पहाड़ मिलेगा, हिमालय पहाड़ है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि उत्तर में है। जानते होंगे ऊपर होता है उत्तर, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो उत्तर में क्या है? हमारा पर्वतीय प्रदेश है। और इस पर्वतीय प्रदेश से ना कुछ नदी निकलती है। जैसे ये गंगा नदी हो गया, इधर से ये सिंधु नदी हो गया, और एक नदी और है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं से निकलता है आसपास में, ऐसे पूरे तिब्बत से होते हुए, ऐसे असम से होते हुए, ऐसे ये भी फिर गंगा नदी में मिल के ये भी चला जाता है बंगाल की खाड़ी में। ये भी एक नदी है। तो इन नदियों से ना एक मैदान का निर्माण होता है, क्योंकि नदी जो है ना अपने साथ मिट्टी लेकर जाता है, वो जमा करते जाता है। माना जाता है कि पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, पानी था, तो धीरे धीरे मैदान, इस नदी से क्या हुआ? मिट्टी भर गया तो मैदान बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर का मैदान, या फिर सिंधु गंगा का मैदान, क्योंकि सिंधु और गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो सिंधु गंगा का मैदान भी बोलते हैं। तीसरा जो हमारा भाग है क्या है? दक्षिण का पठार। तो यहाँ पे एक पहाड़ है भारत के बीचों बीच लगभग, इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत या फिर विंध्य का पहाड़, ठीक है। इसके इधर में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है, ये जो है लावा से बना हुआ। जब भारत का निर्माण हो रहा था तो जो धरती के अंदर से लावा निकलता है, ज्वालामुखी, उससे निर्माण हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण का पठार। पठार बन चुका है। पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, ये हम ज्योग्राफी में समझेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिण का पठार। और यहीं पे दक्षिण में ही एक नदी निकलता है, गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो ये भी एक क्षेत्र बनाता है डेल्टा का। तो ये सब क्षेत्र को बोलते हैं गोदावरी कृष्णा और कावेरी का डेल्टा, ठीक है। समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जब गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है, जो कि अब पाकिस्तान में, यानी इस एरिया में पहले वहाँ पे गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है। सबसे पहले इधर ही गेहूं और जौ का खेती हुआ होगा, ठीक है। ये देखिए, दूसरा पॉइंट है भारत के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ी है। इन पहाड़ियों के नाम पर यहाँ का आदिवासी समूह है। अगर हम आपको मैप दिखाएं फिर से, तो इधर जो पहाड़ी है ना, ये सब यहीं पे है, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिसमी। और जिस पहाड़ी के आसपास जो लोग रहते हैं उनका नाम भी उसी पहाड़ी के आधार पे है, कि गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया, मिसमी, नागा, ये सब, ठीक है। अगला है हमारा ब्रह्मगिरी स्थल पर लोगों ने 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। इसके तहत मृतक को दफनाकर उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर गाड़ देते थे।
तो ब्रह्मगिरी स्थल किधर है? तो ये जो है विंध्य पर्वत इसके इधर है, यानी महाराष्ट्र में है ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसके आसपास के रहने वाले लोग जो थे क्या करते थे, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किए थे। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो लोग हैं वो जब किसी शव को यानी किसी लाश को जब गाड़ते थे तो क्या करते थे, उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर गाड़ देते थे। इसी को हम लोग महापाषाणी संस्कृति करते हैं। कोल्डिवा और चौपानी मांडो से चावल का प्रमाण मिला है। कोल्डिवा और चौपानी मांडो जो है मध्य प्रदेश के आसपास है। यहीं पे सबसे पहले चावल का खेती का प्रमाण मिलता है, तो इसको भी याद रखेंगे। मगध के शासक ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और इसमें एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि जो मगध जो क्षेत्र है फिलहाल का बिहार का क्षेत्र है, जैसे ये हमारा बिहार है यहाँ पे, तो इसी के आसपास में यहाँ पे मगध क्षेत्र विकसित हुआ था। तो ये भी हम आगे के क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, बस एक छोटा सा जानकारी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछेगा आपको। अगला है देश का नाम। तो जो आज हम लोग भारत है, हमारा हिंदुस्तान है या फिर इंडिया है, तो यह कैसे पड़ा? तो भारत नाम हमारा बहुत पहले से है, ऋग्वेद में ही इसका जिक्र मिलता है कि एक भरत समूह था लोगों का कुछ, उन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्योंकि ये सिंधु नदी बहता है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सिंधु नदी, तो इधर से जो लोग आते थे ईरान से, फारस से, तो वो लोग इस सिंधु नदी को हिंदू या हिंदोस बोलते थे। वो लोग स नहीं बोल पाते थे, या फिर कोई इंडोस बोलता था। इंडोस से इंडस बन गया, हिंदोस से हिंदू, और इधर तो इस तरह से बिगड़ते बिगड़ते ना नाम, हिंदू, हिंदोस, इंदोस से बिगड़ते बिगड़ते इधर के जो लोग होता था उसको लोग बोलने लगा हिंदू। ठीक है, और पूरे क्षेत्र को बोलने लगा हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान है। उसी तरह इंडस बोलता था, जो जो स ना बोल पाए ना ह बोल पाए वो इंडस बोलता था। तो इंडस से इधर के लोगों को बोला इंडिया, तो इंडिया इधर क्षेत्र देश का नाम प्रचलित हो गया। ठीक है, यही हम लोग का है चैप्टर में, इसमें ख़त्म है। अब आगे हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेंगे। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्रश्न उत्तर इसमें क्या क्या है। तो पहला देखिए, मनुष्य, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि हमको इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन 14 विधि से। कार्बन 14 विधि से हम लोग पता करते हैं कि ये सामान कितना पुराना है। कोई भी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो आपको बताने के समय बता रहे थे, तो पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे एक पर्वत है, ये जो बीच पर्वत है, इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत या फिर विंध्य का पहाड़। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया है, तो विंध्य पर्वत दिया है। तो यही है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बताए थे, चावल का प्राचीन प्रमाण कोल्डिवा से मिला है, या फिर चौपानी मांडो, तो इसमें से कोल्डिवा है तो कोल्डिवा पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, खाली स्थान को भरने वाला है। खाली जगह क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। पॉइंट लिख के बताए थे किसके बीच, किस क्षेत्र के अधीन? तो मगध क्षेत्र के अधीन, जो बिहार में पड़ता है। तो मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? इसका मतलब है कि कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 4 भागों में बताए थे। उत्तर का मैदान याद है, उत्तर का मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, और कृष्णा को कावेरी और गोदावरी का डेल्टा वाला क्षेत्र। खाली जगह ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई। तो किसने करवाई थी? डॉक्टर स्पूनर ने, बताए थे डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी। वहाँ से क्या मिला था? तो वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था उसका अवशेष मिला था, स्तंभ मिला था, पिलर। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ? बताए थे, तो लगभग 1750 ईस्वी से। क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? बताए थे, याद है? ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास। तो ब्रह्मगिरी वाला जो क्षेत्र है उसके पास महापाषाणी संस्कृति का आविष्कार हुआ था, निर्माण हुआ था। अब यहाँ देखिए, मैच करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, यानी इसको मिलाना है। तो खासी क्या है? बताए थे, तो खासी जो है उत्तर पूर्व भारत का पहाड़ है, और उसी पहाड़ के आसपास रहने वाले लोग को वो जनजाति भी बोलते हैं, तो उसी नाम से जनजाति भी है। तो खासी यहाँ पे हो जाएगा ये जनजाति, ये खासी जनजाति। ठीक है, यहाँ से इस फर्स्ट से सीधा लास्ट में मिलाएंगे। मगध क्या था? तो एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो सबसे पहला साम्राज्य था मगध, ये
मगध सबसे पहला साम्राज्य था। महापाषाणी संस्कृति, तो महापाषाणी संस्कृति किस किस किधर मिलता है? तो दक्षिण भारत में मिलता है, याद है। जो विंध्य पर्वत से इधर क्या हो गया? दक्षिण भारत है, तो वो दक्षिण भारत का हिस्सा है। ये चौपानी मांडू, जहाँ से चावल का प्रमाण मिला था, यानी अनाज यहाँ लिखा है तो अनाज में लगा देंगे, ठीक, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो आगे का प्रश्न है उसको देखते हैं। जैसे पहला है, इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। कई तरह की, हमको लगता है इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है होना चाहिए। तो इसलिए हम लिखे हैं कि इतिहास के अध्ययन से हमें किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास के अध्ययन से हमें मानव समाज में हुए परिवर्तनों की जानकारी मिलती है, कि मानव समाज में किस तरह से परिवर्तन हुआ है, उसी की जानकारी हमको इतिहास से मिलता है। लिखने के लिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक लाइन में हमको लग रहा है सबसे उचित आंसर है कि इतिहास के अध्ययन से हमें क्या मिलता है, तो मानव समाज में समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है उसी की जानकारी मिलती है। पुरातत्व किसे कहते हैं? तो बता रहे थे, जब स्रोत बता रहे थे उस समय, तो खुदाई में प्राप्त वैसी वस्तु है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। यानी पुरानी वस्तु है, ठीक है, वैसी पुरानी वस्तु है जिनसे हमको इतिहास का जानकारी मिलता है, वही क्या हो गया? पुरातत्व हो गया। इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इतिहास का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमको उस अतीत के बारे में क्या जानकारी मिलता है? देखिए क्या मिलता है। तो इतिहास के अध्ययन से अतीत के लोगों के का रहन सहन, खान पान, कपड़ा, प्रौद्योगिकी आदि की जानकारी मिलती है। यानी राजा महाराजा, उस समय के लोग, उस समय के लोगों का टेक्नोलॉजी क्या था, वो लोग क्या करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, यही जानकारी मिलता है इतिहास से, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाइए। तो सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए। तो लिख दिए, अभिलेख है, सिक्का है, बर्तन है, पुस्तक है, पांडुलिपियाँ हैं। पुस्तक या पांडुलिपियाँ वही हुआ जो हाथ से लिखा जाता है। भवनों के अवशेष हो गया, कोई बिल्डिंग है पुराना उसका अवशेष, औजार इत्यादि। तीन सबसे क्या होता है, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी ये सब क्या है? इतिहास के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ? तो बताए थे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। तो देश का नाम भारत एक मानव समूह जिसका नाम भरत था के नाम पर पड़ा। ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, यानी जो हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र फिलहाल, उसके आसपास पंजाब वाला क्षेत्र, उधर ये लोग रहते थे, उन्हीं के नाम पे ये देश का नाम भारत पड़ा था। और इंडिया कैसे पड़ा? तो लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा। हम बताए थे कि कोई इंडोस बोला, कोई हिंदोस बोला, कोई हिंदू बोला, इस तरह से हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा था। तो इसी तरह से हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा था, ठीक है। तो सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लोगों को क्या बोला? वो मतलब पूर्व के क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को इंडिया बोला, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम नहीं लिखे हैं, काल निर्धारण के कारण 14 पत्ती को बताते। इसको हम पीछे बता चुके हैं, तो दोबारा बताने का कोई खास वजह नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दिखाएं। नर्मदा नदी, गंगा नदी, विंध्य पर्वत, सतपुरा पहाड़ियाँ। तो इसको हम इसके माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक इस तरह से भारत का मैप बनाना है। इसमें क्या है? नर्मदा नदी दिखाना है। तो नर्मदा नदी ये है विंध्याचल पर्वत, और उसके नीचे है सतपुरा पर्वत, इसके बीच से एक नदी निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा नदी। तो ऐसे बना देना है, ऐसे पर्वत बना के बीच से एक नदी निकाल देना है। दूसरा है गंगा नदी। गंगा नदी को बताना है, तो ये है गंगा नदी, यहाँ से ऐसे निकलता है, ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये ऐसे बना देंगे, एक ही मैप में सब कुछ बना देना है। विंध्य पर्वत, ये हमारा विंध्य पर्वत है, और सतपुरा पहाड़ियाँ, और ये इसी के नीचे है सतपुरा पहाड़ी, यानी विंध्य ये वाला हो गया, सतपुरा लिख देते हैं, सतपुरा, और ये हो गया विंध्य। दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलता है। तो इस तरह से मैप बना के और इसको जो जो बोला है दिखाने के लिए वो दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लास ख़त्म होता है, चैप्टर 2। धन्यवाद।